नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। जैविक खेती का ये 2 लेक्चर में ये डिवाइड है। फर्स्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, जैविक खेती क्या है, क्यों प्रारंभ करनी पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी जो जैविक खेती को इतना हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि जैविक खेती से विश्व के स्तर पे, भारत के स्तर पे क्या उसका आंकड़े हैं, क्या उसका स्थान है, ये भी हम देखेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि जैविक खेती से संबंधित कुछ योजना, जैसे हम परंपरागत विकास योजना और कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसको सर्टिफिकेशन देती है, जैविक कृषक के रूप में प्रमाण पत्र देती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो मतलब थोड़ा सा डिस्कशन करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। और सेकेंड लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से आंसर फॉर्मेट के रूप में हम काम करेंगे, जिसमें जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या चुनौतियां या नुकसान। उसके बाद जैविक खेती के लिए केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, राज्य सरकार क्या काम कर रही है, वो हम देखेंगे। तो हम फर्स्ट लेक्चर में प्रारंभ करते हैं, जैविक खेती क्या है। आपको भी पता होगा क्योंकि गाँव से हैं आप लोग, या हम लोग भी सब सारे लोग मैक्सिमम गाँव से हैं, या नहीं है तो आपको जानना जरूरी है कि जैविक खेती कहते किसको हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि जैविक खेती, यह जानना जरूरी है कि जैविक खेती कोई आधुनिक प्रक्रिया नहीं है। जैविक खेती कोई 2-4-10 साल से प्रारंभ नहीं हो रहा। भारत में अगर देखें तो ये प्राचीन काल से चल रहा है। इसीलिए जैविक खेती को वैदिक कृषि भी कहा जाता है, मतलब प्राचीन सदियों से ये काम हम कर रहे हैं। तो जैविक खेती अगर आपको कहा जाए क्या है, तो जैविक खेती का ऐसा पद्धति है जिसमें हम रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, अन्य रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किए बिना खेती करते हैं। अर्थात खेती का वैसा पद्धति जिसमें हम फसल चक्र, जिसमें हम हरित खाद, जिसमें हम जैव उर्वरक, जैव पीड़कनाशी आदि के माध्यम से आदि का प्रयोग करके खेती करते हैं, उसको हम जैविक खेती कहते हैं। ये सामान्य रूप में आप ऐसे उसको जान सकते हैं। जैविक खेती में अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल तरीके से देखें तो आप कह सकते हैं कि जैविक खेती का वह विधि है जिसमें बिना रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रासायनिक पदार्थ के प्रयोग किए बिना खेती किया जाता है। इसका ये फायदा ये होगा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, जल की कमी, गरीबी, कुपोषण आदि से लड़ने के लिए जैविक खेती जरूरी है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है जो लड़ने के लिए जरूरी है। तो आपको पता होगा कि आजादी के उपरांत भारत के साथ एक गंभीर खाद्यान्न संकट आ गया था 1960 के दशक में। आजादी से पहले तो 1943 में और अन्य बहुत सारे आए, हम आजादी के उपरांत बता रहे हैं। 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट आ गया जो हमारे लिए बहुत गंभीर चुनौती था। फर्स्ट चुनौती तो ये था कि हमें तो ये इतना हमारा दायित्व है कि अपने जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराएं, और उसके लिए खाद्य सुरक्षा नहीं था, अर्थात खाद्यान्न का संकट था। तो हम उस समस्या को ओवरकम करने के लिए हमने 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति प्रारंभ किया। हरित क्रांति ने हम खाद्यान्न क्रांति तो लाई, अर्थात आप कह सकते हैं जो खाद्यान्न संकट से हम जूझ रहे थे उससे हम बाहर निकले, खाद्यान्न क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए और खाद्यान्न निर्यातक देश के अग्रणीय देशों में हम शामिल हो गए। लेकिन बहुत से सारी समस्याएं, तकनीकी समस्याएं भी लाई, जैसे जल प्रदूषित हो गया, जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या सामने आई, जैसे मृदा का मरुस्थलीकरण प्रारंभ हो गया, अर्थात मृदा स्वास्थ्य पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद आप कह सकते हैं पशु के स्वास्थ्य पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जैव विविधता को नुकसान आया। उसके बाद अनेक ऐसे तमाम समस्याएं वहां पे आ गई। तो वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती बहुत जरूरी है। जैविक खेती इन तमाम समस्याओं को ओवरकम करके, और जो पोषण की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता, मृदा की गुणवत्ता, वायुमंडल की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन की समस्या, इन सब को जलवायु परिवर्तन को मेंटेन कर सकती है और इन समस्याओं से निजात दिला सकती है।
तो इस दृष्टिकोण से जैविक खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर जैविक खेती विश्व स्तर पे देखें तो विश्व स्तर पे वर्तमान में अगर आप देखें तो विश्व में सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है जलवायु परिवर्तन, तो पूरे देश की विश्व की समस्या है। तो विश्व में लगभग 181 देशों में जैविक खेती किया जा रहा है और टोटल एरिया अगर देखें तो लगभग 700 लाख हेक्टेयर में ये खेती किया जा रहा है। अगर भारत में देखें, भारत में लगभग यहाँ पे भारत में अगर 36 लाख हेक्टेयर पे खेती किया जा रहा है भारत में जैविक खेती, और विश्व स्तर पे देखें तो लगभग 29 लाख कृषक हैं जैविक खेती करने वाले। यह एक डेटा दिया है वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018 के अनुसार 29 लाख एग्रीकल्चर हैं। लेकिन अगर भारत में देखें तो भारत में लगभग इसमें देखें कि 30% जितने भी हैं उसमें 30% ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर भारत के हैं। अर्थात विश्व स्तर पे भारत में ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर नंबर के अनुसार फर्स्ट पे है और एरिया के अनुसार देखें भारत जैविक खेती करने वाला 9वां सबसे बड़ा देश है और ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कृषक के रूप में देखें तो हम फर्स्ट पे हैं। भारत में लगभग 9 लाख कृषक हैं। 17 लाख टन जैविक उत्पाद 2018 में उत्पादन किया है और विश्व अगर निर्यात में देखें तो लगभग 4.5 लाख टन का भारत ने निर्यात किया है और निर्यात में लगभग आप देख सकते हैं यूएसए में, न्यूजीलैंड में, वियतनाम में, इजराइल में, अनेक विकसित देशों में हम निर्यात कर रहे हैं। इससे लगभग 3500 करोड़ की हम आमदनी लाए हैं और भारत सरकार का मानना है कि 2025 तक हम इस जैविक उत्पाद को, जैविक मार्केट को हम बढ़ा के 75,000 करोड़ हम लाने का भारत सरकार लक्ष्य रखा है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। जैविक खेती में देखें तो जैविक खेती में जो हम काम करते हैं, जैविक खेती में जो उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, वह उर्वरक आप देखें तो 2 रूप में उर्वरक का प्रयोग करते हैं। पहला कार्बनिक उर्वरक, दूसरा जैव उर्वरक। कार्बनिक उर्वरक में हम प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा कि गांव में देखते होंगे हरित खाद मतलब ढैंचा या कुछ और दलहन पौधे लगा देते हैं और उसको पुनः कुछ 1 महीने 1.5 महीने के बाद उसको जोत के उल्टा देते हैं, तो इससे ये हरित खाद हो गया। तो हरित खाद का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद गोबर का प्रयोग किया जा रहा है, बायोमास का प्रयोग किया जा रहा है, बर्मी कंपोस्ट आप देखेंगे बिहार सरकार व्यापक मात्रा में इसे केचुआ खाद जिसे बोलते हैं, बर्मी कंपोस्ट को भी आगे बढ़ाने का प्रयास, मतलब जैविक खेती में उर्वरक में ये चीज दिया जाता है। वहीं पे जैव उर्वरक में अगर देखें, ये कार्बनिक उर्वरक था और जैव उर्वरक में देखें तो सूक्ष्म जीव के माध्यम से उर्वरक बनाया जा रहा है, जैसे राइजोबियम, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, अन्य सूक्ष्म जीव के यूज किया जा रहा है। अगर कीटनाशक में देखें तो ये कीटनाशक को जैविक खेती के तहत जो यूज किया जाता है कीटनाशक, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कार्बनिक कीटनाशक, दूसरा जैविक कीटनाशक। कार्बनिक कीटनाशक में देखेंगे नीम का खाद यूज किया जाता है। आप नीम का घोल बना के छिड़काया जाता है, अन्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ हो सकते हैं। जैविक कीटनाशक भी यूज किया जाता है। जैविक कीटनाशक में ट्राइकोडर्मी, सीडोमोनास, वेसिलेसस, ये सब जैविक कीटनाशक के भाग हैं। जैविक खेती के बहुत सारे फायदे हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि हरित क्रांति जो समस्या उत्पन्न किया वो समस्या क्या है। अगर आप समस्या समझ लेंगे तो उसको समस्या को निराकरण करने के लिए हम जैविक खेती ला रहे हैं, तो उसका जो समस्या होगा उसका निराकरण के लिए हम रिवर्स में हम चले जाएंगे। अगर हम हरित क्रांति में देखें, हरित क्रांति ने समस्या क्या लाया। सबसे पहले गुणवत्ता जो है, खाद्यान्न का जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। आप इसमें कह सकते हैं कि जो कार्बनिक जो रासायनिक खेती किया जाता है उसके तहत जो उत्पाद का जो प्रोडक्शन होता है, इसमें अगर देखें विशेषकर सब्जी में लगभग 50% नाइट्रोजन अधिक ज्यादा होता है जैविक खेती के तुलना में। नाइट्रोजन अधिक होने से मानव स्वास्थ्य पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो गुणवत्ता कम हो गया। दूसरा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बनिक खेती में या हरित क्रांति में जो भी प्रयोग किया जा रहा है, रासायनिक खेती में,
इसमें अधिक से अधिक पीरकनाशी का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीरकनाशी के प्रभाव से अनेक प्रकार के असाध्य रोग मनुष्य में, पशु में हो रहे हैं, अर्थात गुणवत्ता कम है। दूसरा आप देखेंगे कि मृदा स्वास्थ्य पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। मृदा अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है। अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मृदा का मरुस्थलीकरण होना प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि मृदा में जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका ह्रास हो रहा है। मृदा का रासायनिक खेती से मृदा का मरुस्थलीकरण हो रहा है। जल संरक्षण पे जल का गुणवत्ता भी प्रभावित हो रहा है और जल संरक्षण पे भी संकट आ रहा है। जैसे आप देखेंगे कि अधिक से अधिक उर्वरक के प्रयोग से, अर्थात नाइट्रोजन यूरिया के प्रयोग से या अन्य रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो का निछालन होता है, जिससे भौम जलस्तर तक पहुंचता है और उससे जल की जो गुणवत्ता है वो उसमें कमी आ रही है। और रासायनिक खेती में अधिक से अधिक सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, जिससे जल संरक्षण, भौम जलस्तर कम हो रहा है। जैसे पंजाब, हरियाणा, अब बिहार में भी देख सकते हैं जल स्तर कम हो गया है। उसके बाद देखें कि वायुमंडल को भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जैसे पंजाब, हरियाणा में पराली का जलाना, जिससे व्यापक मात्रा में वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद जैव विविधता को भी नुकसान देता है, क्योंकि पीरकनाशी का प्रयोग करते हैं तो हमें लक्षित खरपतवार को खत्म करना होता है, लेकिन उसके साथ जो सहजीवी खरपतवार होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता व्यापक मात्रा में इसका नुकसान होता है। तो इस दृष्टिकोण से ये सब समस्याएं थी, इसको खत्म करने के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हम गुणवत्ता में देखें तो रासायनिक खेती की तुलना में गुणवत्ता इसका उत्पाद में, अगर सब्जी हम लेते हैं तो इसका 50% कम इसमें नाइट्रोजन होता है, जिससे जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तुलना में बहुत ज्यादा लाभकारी है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे पीरकनाशी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है, और भी किया जाता है तो जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जैव पीरकनाशी का प्रयोग किया जाता है, जो इसके तुलना में हानिकारक नहीं होता है। तो गुणवत्ता इसका बेहतर होता है, स्वादिष्ट होता है। आप देखेंगे कि आप बोलेंगे यहाँ पे सब्जी आप कितना बेहतर बना लीजिए, लेकिन आपको उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होगा जो घर पे मम्मी बना के देती थी। लेकिन जो अभी बहुत आप लोग भी मिस कर रहे होंगे, हम लोग भी मिस करते हैं। लेकिन अगर वही जैविक अगर सब्जी खाएं तो वो इसके तुलना में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिना मसाला दिए हुए इसके तुलना में ज़्यादा टेस्टी होगा, तो ज़्यादा टेस्टी भी होता है। मृदा स्वास्थ्य पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। कैसे? क्योंकि इसमें जैविक पदार्थ का प्रयोग किया। जैसे हमने उसमें आगे देखा कि यहाँ पे जो हरित खाद है उसको डाला जाता है, जो फसल अपशिष्ट डाला जाता है, फसल अपशिष्ट को काट के उसमें डाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है, गोबर का प्रयोग किया जाता है, आदि अनेक अन्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होती है। और इससे क्या होता है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होने से मृदा ज्यादा फर्टाइल होती है। एक तो ये हो गया। उसके बाद मृदा में जैव तत्वों की मात्रा अधिक होने से मृदा में जल संग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जो हम जैविक खेती में क्या करते हैं, बार बार सिंचाई करते थे, रासायनिक खेती में, या अभी वर्तमान में जो रासायनिक खेती हो रहा है बार बार सिंचाई कर रहे हैं, अधिक से अधिक सिंचाई करने से जल का दोहन हो रहा है। लेकिन इसमें तो एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि जल संग्रहण की क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी में। तो जो हम अंतराल है सिंचाई करने का, जो 15 दिन का है, वो बढ़ के 25 दिन हो जाता है, जिससे जल का संरक्षण होता है। उसके बाद जल का संरक्षण, और जो जल में जो नाइट्रोजन का निछालन हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। देखिए ये फायदा है, जल संरक्षण और जल का गुणवत्ता बढ़ रहा है। दूसरा, जलवायु का परिवर्तन है उसको मेंटेन किया जा रहा है। कहा जाता है कि जैविक खेती में ग्रीन हाउस गैस जो है वह तुलनात्मक रूप से कम उत्सर्जित होता है, जिससे जलवायु का परिवर्तन जो है वह मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद जैव विविधता को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जैव तत्व होते हैं इसमें, जैव
अवशेष के का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो जैव विविधता है वो बना रहता है। साथ में ही इस जैविक कृषि में हम क्या करते हैं, फसल चक्र का भी प्रयोग करते हैं, जिससे जैव विविधता और ज्यादा दुरुस्त होता है। तो ये सब तमाम फायदे हैं। हालांकि हम और फायदे को हम आंसर सीरीज अभी हम करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो तमाम फायदे नुकसान सब हम देखेंगे। जैसे नुकसान में अगर आप देखें तो हालांकि इतने फायदे हैं, लेकिन समस्या कहाँ पे है? समस्या है इसका उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम में देखेंगे कि उत्पादन अगर आप देखें रासायनिक खेती के तुलना में अगर उत्पादन देखें तो 10 से लेके 35% उत्पादन कम होता है, जो कृषक के लिए चुनौती है। क्यों करेगा भाई? जब उत्पादन ही कम हो रहा है तो किसान को तो ऐसे ही बदहाल स्थिति है, क्यों करेगा? एक तो ये है। दूसरा आप देखेंगे कि उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, तो ऐसे ही उचित मूल्य नहीं मिलता है, और उत्पादन कम और उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, इस वजह से किसान हतोत्साहित होता है। तीसरा देखेंगे कि जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक का पहुंच नहीं है बेहतर रूप में, एक ये भी समस्या है। तीसरा चौथा समस्या देखेंगे कि सरकार जो है रासायनिक खेती में ज्यादा सब्सिडी दे रही है जैविक खेती के तुलना में, तो सब्सिडी भी कम है, तो क्यों करेगी सरकार? किसान क्यों उत्पादन करेगा? क्यों जैविक खेती की ओर आकर्षित होगा? पांचवा है। छठा देखेंगे किसान में जागरूकता प्रशिक्षण का अभाव है। ये सब समस्या जैविक खेती के तहत है, हालांकि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये सब आंसर के साथ। तो ये सब समस्या है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके इन चुनौतियों को खत्म करने के लिए व्यापक मात्रा में काम कर रही है। अनेक योजना, जैसे एक योजना को आप यहाँ पे देख सकते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना, केंद्र सरकार की योजना है। इसका मकसद है कि 2 लाख हेक्टेयर तक जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। 2 लाख हेक्टेयर ये बढ़ावा देगी क्लस्टर के माध्यम से। क्लस्टर मतलब बोल सकते हैं बहुत सारे ग्रुप, किसानों का ग्रुप है। क्लस्टर के माध्यम से, समूह के माध्यम से लगभग 10,000 क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा इसके तहत। ये क्लस्टर में, एक क्लस्टर में लगभग 20 से लेकर 50 हेक्टेयर की खेती होगा, मतलब खेत होगा, एरिया होगा। और यहाँ पे 1 हेक्टेयर पे सरकार दे रही है 50,000 रुपये, 3 साल में 50,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। उसके बाद आप अभी हाल ही में हर्बल खेती देखे होंगे। साथ में ही सरकार गंगा के किनारे बसे ग्राम पंचायत को क्लस्टर के रूप में विकसित कर रही है। उसके बाद सरकार FPO, VPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप इत्यादि के माध्यम से जैविक खेती के बारे में जागरूक कर रही है। किसान कॉल सेंटर, उसके बाद किसान DD किसान चैनल, किसान बिहार में किसान चौपाल लगा के किसान को जागरूक किया जा रहा है, अवगत किया जा रहा है। सरकार की योजना के बारे में बताया जा रहा है कि आप करिए, ये फायदा है। और उसके बाद सर्टिफिकेशन के लिए बिहार BSSCO ऐसा करके एक एजेंसी खोला है, जिसके माध्यम से किसान को जल्दी सर्टिफाई कर दिया जाए। और उसके बाद केंद्र सरकार भी एक NPOP अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये एक एजेंसी है जो क्या करती है, बहुत से सारे संस्था को प्रमाणीकरण करने का ये एक क्षमता देती है, आप इसको प्रमाणीकरण कर सकते हैं। देश भर में 29 ऐसा संस्थान है, इसके तहत 29 ऐसे समूह है, छोटे छोटे पार्ट हैं। ये सर्टिफिकेशन बॉडी को, ये जो है ये सर्टिफिकेशन एजेंसी है, इसके मान्यता NPOP देती है। तो सरकार ऐसा खोल किया है। और NPOP निरीक्षण करती है कि ये काम अच्छे से हो रहा है, जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने का काम करती है, मानदंड करती है, ऐसे 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 मानदंड होना चाहिए। तो सरकार तमाम प्रयास कर रही है। तो इस बिहार सरकार भी कर रही है। इस दृष्टिकोण से आपने देखा कि जैविक खेती क्या है, जैविक खेती क्या फायदा है, क्या नुकसान है, जैविक खेती के लिए सरकार काम कर रही है। हालांकि इसमें 1-2 ही योजना का हम जिक्र किए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम डालेंगे उसमें हम प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, अर्थात हम उसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। उसमें देखेंगे 2-3 तरीके से इंट्रोडक्शन हम देंगे, बॉडी कैसे लिखा जाए, उसके बाद इसके क्या फायदे हैं, सकारात्मक पक्ष क्या है, चुनौती क्या है, केंद्र सरकार की क्या योजना है, 4-5 योजना का हम वहाँ पे जिक्र करेंगे। राज्य सरकार का क्या योजना है, राज्य सरकार का जैविक मिशन है, उसके बाद कृषि रोड मैप 3rd है, ये सब हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद राज्य सरकार का अनेक एजेंसी है, उसके बाद लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रही है। अनेक प्रकार के ऐसे तथ्य को हम वहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एक आंसर भी हो जाए और बहुत से सारे तथ्य भी गैदर हो जाए, जिसके माध्यम से आप एक बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आपका समझ विकसित हो पाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही सेकेंड लेक्चर भी जैविक मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डालेंगे, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित कोई भी प्रकार का क्वेश्चन अगर हो तो आप बेहतर तरीके से हल कर सकें और हल करने में आप कंफर्ट फील करें और आपका मार्क्स एवरेज से बहुत ही ज़्यादा आ सके। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ इतना देर बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शायद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे को भी बताइए और कोई सुझाव हो तो सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम अपने आपको और ज़्यादा सशक्त करें, बेहतर करें, समृद्ध करें, संवर्धन करें। हमें उम्मीद है कि आप का सुझाव आएगा, हम उसके लिए बहुप्रतीक्षित हैं। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आदि के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी पार्ट 2 हम डालने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,